72 घंटे में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें सिविलियंस भी हैं, महिलाएं भी और बच्चे भी। ये सब कुछ सीरिया में हो रहा है, एक मुल्क जिसे कभी अरब दुनिया का दिल कहा जाता था, जिसकी राजधानी दमिश्क की गलियों में तारीख की गूंज थी। उस मुल्क को आज एक ऐसी हुकूमत चला रही है जिस पर उसी मुल्क के सैकड़ों लोगों को मारने का आरोप लग रहा है। सीरिया में पिछले 4 दिनों से पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादारों और नई हुकूमत के लड़ाकों के दरमियान खूनी झड़पें शुरू हुई हैं। इस जंग का केंद्र सीरिया के तटवर्ती इलाके लताकिया और तारतूस हैं। यहाँ अलावाइट समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सिर्फ तारतूस और लताकिया में पिछले हफ्ते के दौरान 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें से 700 सिविलियंस थे। लेकिन अलावाइट कौन हैं और इस समुदाय को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कौन हैं वो लोग जो इस जंग को हवा दे रहे हैं? और सबसे अहम, अब सीरिया में आगे क्या होगा? आज के शो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई छोटे छोटे संगठन सरकार से भिड़ रहे हैं, लेकिन एक का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया। दावा किया जा रहा है कि इस गुट का नेतृत्व बशर अल असद के भाई माहिर अल अशद कर रहे हैं। 8 दिसंबर के बाद से इस संगठन ने कई बार वीडियो बयान जारी कर सीरिया की अंतरिम सरकार को धमकी दी है। 6 मार्च को यह तनाव जमीन पर उतर आया, लड़ाई शुरू हुई। जंग पर नजर रखने वाले 2 ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक इस लड़ाई में सैकड़ों सिविलियंस मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ के लड़ाके भी मारे गए हैं। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सीरिया की सेना ड्रोन, टैंकों और तोपों से हमले कर रही थी। यह ऑर्गेनाइजेशन 2011 से सीरियाई जंग पर नजर रखे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में सरकार के लोग उन हथियारबंद गिरोहों को तलाश रहे थे जो अब भी असद के निज़ाम से जुड़े हुए हैं। आप जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट के देश सीरिया की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, जिसमें से 90% लोग मुस्लिम हैं। 1946 में सीरिया फ्रांस से आज़ाद हुआ था, लेकिन इस देश की शुरुआती राजनीति ही अस्थिरता का पर्याय बनकर उभरी। 1970 के पहले तक 20 बार तख्ता पलट हुआ। 1970 में बशर के पिता हाफिज अल असद ने तख्ता पलट के दम पर ही सत्ता हथियाई। इसके पहले वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे। हाफिज अलावाइट समुदाय से आते थे। ये सीरिया की आबादी का महज 10 से 12% हिस्सा है। अलावाइट इस्लाम के शिया संप्रदाय की एक शाखा है। ये समुदाय मुख्य रूप से सीरिया के पश्चिमी इलाकों लताकिया, तारतूस और होम्स में बसा है। हालांकि ये शिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज पूरी तरह उनसे नहीं मिलते। इस समुदाय और सीरिया के इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर हम विस्तार से एक मास्टर क्लास कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ सुनिए बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन को। इराक में शिया दुनिया में 3 देश हैं जहाँ पे शियास की मेजॉरिटी है। इराक, ईरान और नीचे हमने एक देश देखा था बहरीन। सिर्फ ये 3 देश हैं जहाँ मुस्लिम्स के अंदर ही शिया मेजॉरिटी है। बाकी जितने भी मुस्लिम स्टेट आपको पूरी दुनिया में देखेंगे वहाँ सुन्नीस की मेजॉरिटी। तो सीरिया में मेजॉरिटी सुन्नी की है। बिल्कुल। और उन पर रूल एक शिया कर रहे थे। शिया भी नहीं, एक अलावाइट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी कट्टर शिया हैं। बहुत सारे ऐसे कट्टर शिया भी हैं जो अलावाइट्स को शिया नहीं मानते। अलावाइट एक अलग सेक्ट है इस्लाम मतलब शिया के अंदर भी कई शिया हैं। शिया के अंदर भी कई शिया हैं, सुन्नी के अंदर भी कई शिया हैं, और कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप भी हैं। सुन्नी के अंदर भी कई शिया हैं। बहुत। सुन्नी के अंदर भी कई सेक्ट हैं। हाँ, और कुछ देवबंदी वो सब सुन्नी की डिवीजन है। हाँ, लेकिन वो सेक्ट नहीं है, वो एक जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करने वाले कि किस तरह के रूल्स हमें फॉलो। काफी कंफ्यूजिंग है, छोड़ देते हैं। आप बस ये बता दीजिए अलावाइट। अलावाइट एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी कुछ प्रैक्टिसेस सुन्नी से मिलती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस शिया से मिलती हैं, पर गिने शिया में जाते हैं। जिसका पॉलिटिकल रीजन है। हफीज अल असद जब चाहते थे, जब वो पावर में आए, हफीज अल असद मतलब बशर अल असद के पापा जी, जब उन्होंने एक तख्ता पलट किया 1970 में, हाँ, और वो पावर में आए, ये है हफीज अल असद। जी हाँ, तो ये चाहते थे कि जितने भी ताकतवर मुस्लिम देश है वो इनका सपोर्ट करें। ताकतवर मुस्लिम देशों का सपोर्ट लेने के लिए इनके लिए ज़रूरी था कि या तो सऊदी अरेबिया या फिर ईरान इनके साथ है। तो इन्होंने सऊदी अरेबिया को भी अप्रोच किया, ये कहते हुए कि देखिए हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है उसमें बहुत सारी सुन्नी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो हम अलावाइट्स को सुन्नी डिक्लेयर कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने जब मना किया तब इन्होंने ईरान को अप्रोच किया। ये बीच का बिच्छू खेल रहे थे। बिल्कुल। और इन्होंने ईरान को भी वही कहा कि देखिए हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस शिया इस्लाम के साथ मैच करती हैं, अगर आप चाहें तो हम अपने आप को शिया डिक्लेयर करेंगे, बशर्ते आप हमारा साथ दीजिए। और ईरान
के शिया जो कैलिफ कुछ बड़े मौलवी थे, उन्होंने सारी स्टडी करके कहा कि अलावाइट एक तरह के शिया हैं, बट एक तरह के शिया हैं, ये नहीं कहा कि आप शिया हैं। तो आज भी कुछ कट्टर शिया ऐसे हैं जो मानते हैं कि अलावाइट्स शिया नहीं है। लेकिन अलावाइट समुदाय को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जब से 1970 में बशर के पिता हाफिज अल असद ने सत्ता पर कब्जा किया, तब से अलावाइट समुदाय शासन की रीढ़ बन गया। सीरियाई सेना, खुफिया एजेंसियों और नौकरशाही में इनका दबदबा रहा। 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद जब सीरिया में विद्रोह शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे एक धार्मिक संघर्ष बन गया। सुन्नी बहुल विद्रोही गुटों ने असद सरकार को हटाने की कोशिश की और अलावाइट समुदाय को शासक वर्ग मानकर उन पर हमले शुरू किए। दिसंबर में जब असद की सरकार गिर गई तो अलावाइट समुदाय को यह डर था कि 54 सालों तक असद के खिलाफ दबा हुआ गुस्सा अब इस समुदाय पर फूट बहेगा। अब यही हो भी रहा है। अब आपको बैकग्राउंड बताते हैं, असद की सरकार कैसे गिरी। कहानी 27 नवंबर 2024 को शुरू हुई। सीरिया के इदलिब शहर पर हयात तहरीर अल शाम HTS नाम के गुट ने हमला किया, कब्जा कर लिया। इस गुट ने ऐलान किया कि जब असद की सत्ता को पूरी तरह जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। 29 नवंबर 2024 को HTS ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। 2 दिसंबर HTS के लड़ाके तारीखी शहर हमा की ओर बढ़े। 5 दिसंबर हमा पर भी HTS का कब्जा हो गया। अब राजधानी महज 200 किलोमीटर दूर थी। 7 से 8 दिसंबर की रात राजधानी दमिश्क पूरी तरह असद के कब्जे से निकल गई। 8 दिसंबर की सुबह असद सीरिया में नहीं थे। इतने लंबे अरसे तक सीरियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला लीडर उनसे बगैर कुछ कहे सुने अपने प्राइवेट प्लेन से सीरिया छोड़कर भाग गया। रूस में पनाह ली। एक तरफ 54 बरस का एक छत्र राज था, दूसरी तरफ विद्रोही गुटों की ओर से 11 दिन की लड़ाई। असद की सत्ता जाने में महज 11 दिन लगे। असद के जाने के बाद दमिश्क में सत्ता हस्तांतरण शांति से हुआ। इसके बाद असद तो चले गए, लेकिन उनके वफादार सीरिया में ही रह गए। इस विद्रोह को लीड किया अबू मोहम्मद अल जुलानी ने। ये अल नसरा फ्रंट का संस्थापक और लीडर था। कुछ बरस पहले अल नसरा फ्रंट को HTS का नाम दे दिया गया। सत्ता हथियाने के बाद HTS के लीडर ने वादा किया कि वो वैसी गलतियां नहीं करेंगे जिनकी वजह से इराक में सिविल वॉर छिड़ा। इराक में 2003 में अमेरिका ने दखल दिया, मिलिट्री को डिसमेंटल किया, बाद पार्टी को बैन कर दिया। इनकी वजह से अमेरिका की मुखालिफत करने वाले गुटों का जन्म हुआ। इनमें वो गुट भी थे जिन्हें जुलानी ने ज्वाइन किया। वो इराक में अलकायदा के साथ लड़ा। 2005 में उसे अमेरिकी सेना ने बक्का कैंप से हिरासत में ले लिया। इसी कैंप में उसकी मुलाकात हुई अबू बकर अल बगदादी से। अबू बकर अल बगदादी ने, आप जानते हैं, ISIS की स्थापना की थी। बगदादी ने ही बाद में जुलानी को ISIS की सीरियाई ब्रांच को लीड करने को भेजा। हालांकि बाद में जुलानी ने HTS को अलकायदा और ISIS से दूर दिखाने की कोशिश की। दावा किया गया कि अब अलकायदा से रिश्ते नहीं रहे। ऐसा क्यों किया? ताकि क्षेत्रीय साथियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे कि तुर्किया और कतर को ये मैसेज जाए कि हम अलग हैं। इसी कोशिश में जुलानी ने अपना नाम अहमद अल शरा कर लिया। अमेरिका ने जुलानी के नाम पर $10 मिलियन का इनाम रखा। हालांकि अब उसे हटा दिया गया है, लेकिन अब भी HTS को अमेरिका, ब्रिटेन, EU और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आतंकी संगठन मानते हैं। सबने कहा है कि वो अब HTS को बातों से नहीं बल्कि हरकतों से तौलेंगे। अहमद अल शरा ने जब सत्ता हासिल की तो कई बयान दिए। धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यकों और असद के अलावाइट समुदाय को ये भरोसा दिलाया कि HTS ने अब धार्मिक सहिष्णुता को अपना लिया। अहमद अल शरा अब दावा कर रहे हैं कि इस हालिया हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने इसकी छानबीन के लिए जांच भी बिठाई है। हम उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे जो लोग खून खराबे में शामिल हैं, जिन्होंने सरकार की ताकत का उल्लंघन किया है या पद पर बैठे लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। उन पर जरा सी भी नहीं बरतेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जिन लोगों के हाथ सीरियाई लोगों के खून से सने हुए हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसलिए हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ये तटीय क्षेत्रों में हुई घटनाओं की जांच करेगी, जो लोग घटना में शामिल हैं उन पर कार्रवाई करेगी और सीरिया के लोगों को सच बताएगी ताकि लोगों को पता रहे कि इस देशद्रोह के पीछे कौन है। जबकि SDF सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कमांडर मजलूम अब्दी का दावा है कि तुर्की समर्थित गुट इस हिंसा में शामिल हैं। अहमद अल शरा और SDF के कमांडर के दावों में कितना दम है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीरिया में विदेशी दखल अंदाजी नई नहीं है। सीरिया लंबे समय से नॉन स्टेट एक्टर्स से भरा पड़ा है। रीजनल पावर्स और वर्ल्ड पावर्स लगातार दखल देते रहे हैं। दिसंबर 2024 में जो तख्ता पलट हुआ, ये 14 साल तक चली कोशिश का क्लाइमेक्स था।
ये कहानी मार्च 2011 में शुरू हुई। तब असद सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध शुरू हुआ था। आर्मी ने उसे दबाने की कोशिश की तो वो सिविल वॉर में तब्दील हो गया। हथियारबंद विद्रोही गुटों का जन्म हुआ। ये सभी सीरियाई सेना से तो लड़े ही, इसके अलावा इनके बीच आपस में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। साल 2018 तक सीरिया सिर्फ नाम भर का यूनिफाइड स्टेट रह गया था। उत्तर पश्चिम में पड़ने वाला इदलिब प्रांत एचटीएस के हाथ में था। वहां शासन के अलग इंतजामात थे। उस सरकार की अगुवाई करने वाले मोहम्मद अल बशीर ही आज सीरिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑयल रिच उत्तर पूर्वी इलाका आईएसआईएस के कब्जे में रहा। बाद में इसे अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने हथिया लिया। उत्तर पश्चिम के कुछ इलाके तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी के हाथ में थे। दक्षिणी सीरिया में जॉर्डन समर्थित विद्रोही गुटों का बोलबाला था। इसके बाद जो कुछ भी बचता था वो असद की सीरिया थी। असद की सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह के भी एसेट्स थे। रूस के एयरबेस थे। कहने का मतलब ये कि सीरिया में असद के पास सरकार तो थी, लेकिन संप्रभुता साथ नहीं बल्कि एक सवाल बनकर खड़ी थी। आप कह सकते हैं कि उनकी सेना सबसे बड़ी थी। उस दौरान एचटीएस की शक्ल असद के विरोधी के तौर पर तो थी ही, इसके अलावा बाकी विद्रोही गुटों के विरोधी के तौर पर भी थी। कुछ और विद्रोही गुट थे जिन्होंने अपनी इमेज सेक्युलर और लोकतांत्रिक बना रखी थी। वो एचटीएस के विरोध में थी क्योंकि ये एक इस्लामी संगठन था। बाकी संगठन ज़्यादा राष्ट्रवादी और कम इस्लामी थे, लेकिन वे पीछे रह गए क्योंकि वो विदेशी साथियों पर ज़्यादा निर्भर थे। आज भी सीरिया अंतरिम सरकार के पूरे कंट्रोल में नहीं है। ग्राफिक्स देखिए। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ का कंट्रोल है। कुछ इलाके असद के वफादारों के हाथ में हैं तो कुछ तुर्की समर्थित गुटों के हाथ में। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में एसडीएफ और सीरियन नेशनल आर्मी एसएनए के बीच हिंसा जारी है। इसकी वजह से अब तक 11 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। एचटीएस का कहना है कि सभी सशस्त्र गुटों को भंग कर एकीकृत सेना का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन सीरिया अभी भी विभिन्न विद्रोही गुटों के नियंत्रण वाला टुकड़ों में बटा देश बना हुआ है। एसडीएफ ने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार वो इसके लिए तैयार हो सकता है। हालांकि उसने सबसे पहले उत्तर पूर्व में संघर्ष विराम लागू करने और फिर राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता शुरू करने की मांग रखी है। इसके अलावा पड़ोसी देश अब शरणार्थियों की वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरिया में अभी भी स्थिरता दूर की बात लगती है। दिसंबर 2024 में एचटीएस ने एक अस्थायी सरकार की घोषणा की और जनवरी में अपने नेता को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। ये सरकार एक नए संविधान के लिए राष्ट्रीय संवाद शुरू करने का दावा कर रही है। हमने इसको विस्तार से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहसिन रजा से बात की। उनसे पूछा, क्या असद के वफादारों का कोई बैकडोर से साथ दे रहा है? अहमद अल शरा और एसडीएफ के कमांडर के दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, तुर्की का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि तुर्की कुछ करेगा, क्योंकि ये अलवाइट्स ने किया है, अलवियों ने किया है, उनके इलाके में हुआ है। ये बेसिकली जो लोग पुरानी रेजीम के वफादार थे वो अरेस्ट होना नहीं चाहते, गिरफ्तार होना नहीं चाहते, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। गवर्नमेंट हल्के हल्के लोगों को रजिस्टर कर रही है, पास दे रही है जिन्होंने रजिस्टर कर लिया अपने साथ, पर ये लोग रजिस्ट्री के लिए भी सामने नहीं आए क्योंकि इनको पता है ये गिरफ्तार हो जाएंगे जैसे आएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे संगीन जुर्म किए हैं। कई लाख लोग मारे गए हैं असद की जेलों में, और वो 99% सुन्नी ही थे। तो ये लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। ये एसडीएफ वाले तो तुर्की के खिलाफ कहेंगे ही, पर ये हो सकता है कि ईरान इनकी मदद कर रहा है, क्योंकि ईरान ने 2-3 दफा ये सिग्नल दिया है तेहरान से भी और सीरिया के अंदर भी दिसंबर से कि हम फैला सकते हैं। और कुछ इनको शायद ये भी उम्मीद हो कि इजराइल से भी मदद मिले, क्योंकि इजराइल भी 2-3 दफा ये चीज कर चुका है। कभी कहता है एसडीएफ को मत छूना, एसडीएफ और कुर्दों के हम निगहबान हैं, कभी कहता है कि हम द्रूज के वफादार हैं और द्रूज को मत छूना सीरिया की गवर्नमेंट से, कभी कहता है कि हम तुम्हारा हथियार लेंगे हिस्सा, तुम अपनी फौज दमस्कस के नीचे मत भेजना। तो मुमकिन है कि इजराइल से भी कुछ मिल रहा हो, ये नहीं कह सकते, और कुछ ईरान से, पर अभी कोई फर्म एविडेंस नहीं मिला है उसका। क्या सीरिया एक बार फिर सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है? क्या सीरिया नई सरकार आने वाले समय में देश में शांति बहाल कर पाएगी? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इतनी जंग के बाद, खाना जंगी के बाद, सिविल वॉर के बाद इतने लोग मारे जा चुके हैं, अलावाइट्स के भी, सुन्नियों के भी, कि मुश्किल है कि इस वक्त लोग चाहेंगे फिर से सिविल वॉर हो।
ना ही तो अहमद अल-शर्रा ये चाह रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये बज़ाहिर ये तो नहीं लग रहा है कि सिर्फ इनकी फोर्सेस थी, लग रहा है कि ये जो और सुन्नी गुट थे वो इसमें शामिल थे, जो बाहर से आ गए थे। और ना ही अलवी चाह रहे हैं, क्योंकि अलवी सिविलियन भी जानते हैं कि इसमें उनका नुकसान है, तो वो भी नहीं चाह रहे सिविल वॉर। तो मुश्किल लग रहा है सिविल वॉर होगी, पर इसमें देखना ये पड़ेगा कि सैंक्शंस अगर हटते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर सैंक्शंस नहीं हटे तो फिर से खाना जंगी हो सकती है। अब अन्य प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मार्च को फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू दिया। कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स पर बातचीत करने के लिए मैंने ईरान को एक चिट्ठी लिखी है। ईरान को हमसे समझौता कर लेना चाहिए। अगर हमने मिलिट्री का इस्तेमाल किया तो बहुत भयानक होगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि हम ईरान को एक और परमाणु बम हासिल करते हुए नहीं देख सकते। ट्रंप के मुताबिक ये चिट्ठी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को भेजी गई थी, लेकिन अब खामेनेई का कहना है कि ये चिट्ठी उन तक पहुंची ही नहीं। खामेनेई ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा है कि उनकी बातें दिक्कतों को सुलझाने के लिए नहीं है, उनका मकसद है हमें डोमिनेट करना। कुछ धौंस चलाने वाली सरकारें समझौता करने की बात कर रही हैं, लेकिन उनके समझौतों का मकसद दिक्कतों का हल निकालना नहीं है, बल्कि हम पर अपना अधिकार जमाना है। उनका कहना है कि आइए समझौता करते हैं और सामने वाले को हमारे मुताबिक सब कुछ मानने के लिए मजबूर करते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो एक विवाद शुरू करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि उनको कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है। कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी खत्म नहीं करता, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। हम अमेरिका के साथ किसी सीधे समझौते की बात तब तक नहीं कर सकते तक वो अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी पर टिके रहते हैं और धमकियां देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किसी दूसरे देश से बात नहीं करेंगे। हम इसके लिए यूरोप के 3 देशों से बात कर रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड। इनके अलावा भी हम रूस और चीन से बात कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है क्या? दरअसल साल 2018 में ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील थी, वो तोड़ दी। ट्रंप का मानना था कि ईरान डील के बाद भी परमाणु हथियार बना रहा है और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इस डील के अंतर्गत होना चाहिए। डील तोड़ने के बाद ट्रंप की सरकार ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अमेरिका के प्रतिबंधों से ईरान की आम जनता सीधे प्रभावित हो रही है। ईरान दूसरे देशों से मेडिकल से संबंधित उपकरण तक खरीद नहीं पा रहा, जिससे ईरानियों को कई बीमारी के इलाज में मुश्किल आ रही है। इसके अलावा भी ईरान की अर्थव्यवस्था भी प्रतिबंधों के चलते चरमराई हुई है। इसी वजह से ईरान कह रहा है कि जब तक प्रतिबंध ढीले नहीं किए जाएंगे, हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे क्यों पड़े हैं। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास समझना होगा। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते खटास भरे रहे हैं। इससे पहले ईरान में अमेरिकी समर्थित सरकार चलती थी। अमेरिका ईरान के संसाधनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन क्रांति के बाद सब बदल गया। ये वही समय था जब ईरान ने फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठाना शुरू किया। उसने अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। अमेरिका की सरकार, चाहे वो रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट्स, ईरान पर एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना चाहती हैं। इसलिए 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, ताकि ईरान किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। ये डील ईरान और 6 देशों के बीच हुई थी। ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। इसे नाम दिया गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी JCPOA। इसका मूल मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। इस पर जुलाई 2015 में सहमति बनी थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि इससे न्यूक्लियर हथियारों का खतरा कम होगा और ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। फिर 2018 में ट्रंप चुनाव जीते। उन्होंने ईरान के साथ ये डील तोड़ दी। अब ट्रंप नए सिरे से ईरान के साथ ये बातचीत शुरू करना चाहते हैं, ताकि ईरान की परमाणु क्षमताओं को रोका जा सके। ईरान अमेरिका के न्यूक्लियर डील के बारे में हमने दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स में विस्तार से बात की हुई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिन की बड़ी खबरें यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। आप जानते ही हैं कि इसी पार्टी के जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही 2 अहम बातें कही थी। पहली, मैं तब तक काम संभालता रहूंगा जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती। दूसरी,
अगर 24 मार्च तक कोई नेता नहीं चुना जा सका तो संसद को स्थगित या फिर निलंबित कर दिया जाएगा। 59 साल के कार्नी का बैकग्राउंड मुख्य रूप से अर्थशास्त्री का रहा है। कनाडा और इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के वे गवर्नर रह चुके हैं। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं रहे हैं। इस तरह के पद पर ये उनका पहला कार्यकाल होगा, वो भी सीधा प्रधानमंत्री का। हालांकि पद की शपथ लेने के बाद अब उनको जल्द ही चुनाव लड़ना होगा। चुनाव में उनके सामने होंगे कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पॉलिवरे। पीएम पद के लिए अपना नाम तय होने के बाद कॉर्नी ने पहला निशाना साधा डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप। और जैसा कि हम सबको पता है और अभी प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी सामानों पर बेतुके टैरिफ लगाए हैं जिनको हम बनाते हैं, बेचते हैं या जिनके सहारे हमें अपनी रोजी रोटी मिल रही है। वो कैनेडियन परिवारों, मजदूरों और बिजनेसमैन पर हमला कर रहे हैं और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कॉर्नी ने यह भी कहा कि अमेरिका को इस ट्रेड वॉर में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, वरना कनाडा भी अपनी नीतियों से जवाब देगा। दूसरी सुर्खी इजराइल हमास युद्ध से। इजराइल ने गजा में रहने वालों के लिए मानवीय मदद रोकने के बाद अब वहां की बिजली काटने का भी फरमान जारी कर दिया है। ये फरमान 9 मार्च को दिया गया, लेकिन क्या ये पहली बार है कि जब इजराइल ने ऐसा फरमान निकाला है? जवाब है नहीं। 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू होते ही इजराइल ने गजा की बिजली काट दी थी, जिसको उसने फिर 2024 में बहाल किया था। स्पष्ट है कि इजराइल इस तरीके से हमास पर दबाव बनाना चाह रहा है। इसके अलावा युद्ध से क्या क्या अपडेट्स हैं, जल्दी जान लेते हैं। नंबर 1, इजराइल हमास से युद्ध विराम के बारे में बात करने को तैयार हो गया है। युद्ध विराम का 42 दिन का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया था, जिसके बाद हमास ने अगले चरण की ओर बढ़ने की बात की, जबकि इजराइल पहले चरण को अप्रैल तक बढ़ाने पर टिका था। अब इस पर बात करने के लिए इजराइल राजी हो गया है। दूसरी अपडेट, हमास और युद्ध विराम में बिचौलिए का काम कर रहे इजिप्ट के नेताओं ने 9 मार्च को इजिप्ट की राजधानी कायरो में मुलाकात की। इसमें हमास ने मांग रखी कि गजा के लोगों के लिए आने वाली मानवीय मदद में कोई खलल न डाली जाए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, राजस्थान के ब्यावर में कथित रेप केस पर ललन टॉप की फाइनल रिपोर्ट 11 मार्च को शाम 5 बजे आ रही, देखना ना भूलिएगा। बाकी आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।